उपेंद्र कुशवाहा जी संभवतः मुझको लगता है उनकी ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण होगा कि भविष्यवाणी कर पाए। उनको शाम को डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। उनकी आई का प्रेशर सामान्य से 10 गुना ज्यादा था। कुछ भी हो सकता था। एक क्वेश्चन जो अपने आप लीक हो गया था मुझको ये था मैं जानता था कि ये सवाल आएगा। वैज्ञानिक सोच के आधार पर इन धर्म ग्रंथों का पुनर्मूल्यांकन न करें, क्या ये गुनाह हो जाएगा? लोगों की मौत हुई है बिहार में, मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा है सर। जान से बड़ी कीमत नहीं हो सकती ना एक लौट। मैं मानता हूं पहला चैलेंज है कि जो छपरा सिवान वगैरह में जो घटनाएं होती है उसके सोर्स को खत्म किया जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 6 महीने से साल भर के अंदर ये पूरा सोर्स डेस्टिनेशन से लेकर सोर्स तक। छात्र उनके ट्वीट के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें सबसे पहला सवाल करते हैं कि मुझे जॉब कब मिलेगी। आपके समक्ष इतने बड़े स्केल पे वैकेंसीज आएंगी ना, वक्त लग रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन वक्त इसलिए लग रहा है कि वो लीगली चैलेंज ना हो। बिहार में अभी भी जो बात की जा रही है ना, ये एक चुनावी फायदे वाली बात है कि हम नौकरी दे रहे हैं, लेकिन हम उद्योग को के उस लेवल पे या इंडस्ट्री डेवलप करने के लेवल पे आप देखिए कोई बड़ी बात नहीं कही जा रही है कि हम किस लेवल पे काम करेंगे, बड़ा स्ट्रक्चर क्या है। बिहार में मैं बार बार कहता हूँ झारखंड बनने के बाद धूल धूप वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा। परसों मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले हमको ये व्यवस्था थी कि कर्ज लेकर के भी हम कुछ चीजें कर सकते थे, अब उस पर भी पाबंदी है। पिछड़े राज्यों तो नेता क्यों नहीं दिल्ली आते, यहीं आके बैठे, आए शोर मचाएं, वो भी होगा, रामलीला ग्राउंड घेरे, वो भी होगा। तो रोशनी का छोटा भी सुराग मिलता है तो वो लोगों को सुकून देता है। ये सुकून का क्षण था। अब उपेंद्र कुशवाहा जी जो 10 लाख की बात कही थी, अगर मैं आपके समक्ष भी बिना पलक झपकाया दोहरा रहा कि वो होगा और 24 से पहले होगा। एग्जाम से इन पर लाठीचार्ज होता है, तेजस्वी यादव एक ट्वीट नहीं करते हैं, ये नहीं बताते कि हम आपके साथ हैं। आप जबकि वो जब विपक्ष में थे तो हर छात्र आंदोलन पे जाते जरूर थे। मैं उस दिन था जिस दिन एक लाठीचार्ज हुई थी। मैं आपको बता दूं, इतने आहत थे वो, उन्होंने तुरंत कंसर्न ऑफिसर को फोन लगाया। क्योंकि आप सरकार में होते हैं ना तो आप एक्शन लेना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि लाठीचार्ज कहीं भी होता है तो ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसके लिए स्पेस नहीं होनी चाहिए आंदोलनों को। लेकिन वही चिंता तेजस्वी जी की भी थी और वही चिंता उस दिन मुख्यमंत्री जी की भी थी जब तेजस्वी जी ने उनसे बात की। ये अगले ही दिन से कि क्या आरजेडी और जेडीयू का भी विलय होने वाला है। ख्वाब में सोची गई चीजों को हकीकत का जामा पहना करके और कहते हैं कि ये होने वाला है। झुंझुना तो तब ना अच्छा लगता है जब गाने, जब झुंझुना दिखे और बजे नहीं। ये उसी तरह मैं आंकड़े गाहे बगाहे इस्तेमाल करता हूं। आंकड़ों से ज्यादा मेरा जोर इस पर होता है कि ऐतिहासिकता क्या है। तो जब मुझे लगा कि जब एक कैमरे में ये फ्रेम ठीक दे रहा होगा, ये मेरी पहचान भी है, तो उस दिन से वो जो गमछा, अब तो दोस्त लोग बंगाल से भेज देते हैं, कहीं से भेज देते हैं, तो गमछों की अच्छी खासी मेरा पास स्टॉक रहता है। अगर हम अपने यहाँ माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन का एक मिसाल पेश करेंगे तो मजाल नहीं कि दूसरे देशों में माइनॉरिटीज के साथ ही कोविड वाले स्पीच में कई बीजेपी के साथी, कईयों की आंखें नम थी और अब उन नम आंखों ने मुझसे क्या कहा ये मैं ना कहूँ। मैंने कहा वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। थाली में इन्फ्लेशन नहीं जाती साहब, रोटियां जाती हैं। डबल इंजन में से अगर एक इंजन हट जाए तो उसे ट्रबल इंजन बनाने की कोशिश की जाती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो है, लेकिन ये माँ बीमार हो चली है। ये वो महान पंक्तियां हैं जो देश के सर्वोच्च सदन में कही गई और इन पंक्तियों को अमर कहा आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, जो हमारे साथ आज बिहार तक पर हैं। सर, बिहार तक पर आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, सवाल की शुरुआत बिहार की राजनीति से करते हैं, चूंकि अभी चर्चा बहुत और चूंकि सरकार बदली भी है, कह सकते हैं कि ये साल आपका साल है, महागठबंधन की अब सरकार है, नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन एक पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं और उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना है कि एक डील हुई है तेजस्वी यादव के साथ और उस डील को नीतीश कुमार को सामने आकर कहना चाहिए कि ये डील क्या थी। मैं आपको पहली बात जो आपने कहा, सिर्फ सरकार नहीं बदली, सरोकार भी बदले हैं। सरकारें तो अक्सर बदलती हैं, सरोकार बदलने में वक्त लगता है और सरोकार का वो बदलाव आप ज़मीन पे देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में मैं ऑन रिकॉर्ड आपके यहाँ कह रहा हूँ कि फरवरी के आखिरी तक सरोकार का इतना बड़ा चेहरा आप देखेंगे, खास करके रोजगार के संदर्भ में, नौकरी के संदर्भ में। अब रही बात
देखिए, डील वाली पॉलिटिक्स तो कभी नहीं की है, ना हमने की है, ना नीतीश जी ने की है। तेजस्वी जी और नीतीश जी का लालू जी के डिसीजन के बाद एक साथ आना, ये राजनीति के उस संक्रमण काल में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को एक होप दिया। हम सब जान रहे हैं कि कई मसलों में हम एक अंधी गुफा से निकल रहे हैं, तो रोशनी का छोटा भी सुराग मिलता है तो वो लोगों को सुकून देता है। ये सुकून का क्षण था। अब उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं मानता हूँ कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा होता नहीं, तो अब वो बताएंगे कि आखिर उनकी किससे बातचीत चल रही है कि इस तरह के आक्षेप उस सरकार पर, उस सरकार के घटकों पर लगा रहे हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे का हाथ थाम करके ये तय किया कि जो स्पेस एक अपोजिशन का होना चाहिए उसमें डिस्पेयर नहीं, होप हो। ये महत्वपूर्ण है। नहीं, वो एक और आरोप है जो मैं आप ही के जवाब से लेता हूँ कि आपने कहा कि आप सरोकार का एक बड़ा चेहरा देखेंगे, रोजगार का चेहरा। रोजगार का वादा करके तो तेजस्वी लगातार चुनाव में भी थे, लगातार वो कह भी रहे हैं, हर दिन एक ट्वीट आता है, रोज सुबह एक नया पैटर्न चला है जिसमें नौकरी की बात कही होती है, इतने शिक्षक प्रमोट होकर प्रिंसिपल हो जाएंगे, ये होने वाला है। लेकिन एक बड़ी बात जो उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं, उनका मतलब जो बात निकल कर आई है कि क्या ये चेहरा तेजस्वी अब हो जाएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा, और नीतीश कुमार देश की राजनीति में आने वाले हैं? क्या इस तरीके की डील है? या फिर एक दूसरा सवाल ये भी है कि जो नीतीश कुमार कह गए हैं कि 2025 में तेजस्वी चेहरा होंगे, तो इसे लेकर भी लगता है कि अब जेडीयू के अंदर थोड़ी दिक्कत है। देखिए, मैं टैरोट कार्ड रीडर नहीं हूँ और ना राजनीति में इतने वर्षों के बावजूद मैं अपने को भविष्यवक्ता नहीं मानता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी संभवतः, मुझको लगता है उनकी ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण होगा कि भविष्यवाणी कर पाए। मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 25 का चुनाव हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो ये पैराडाइम शिफ्ट, और वो युवा नेतृत्व को कह रहे हैं कि वो आगे है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो चुनौतियां हैं उसके बरक्स हम कैसे अपने को इंगेज करते हैं, कैसे अपने को समेटते हैं, सहेजते हैं और आगे बढ़ते हैं। चुनौतियां बहुत हैं। आपने कहा ना कि हर दिन ट्वीट आता है। मैं बताऊं, अगस्त में 24 अगस्त को मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तकरीबन 1.25 लाख अगर मैं जोड़ूं फुटकर वो नौकरियां मिली हैं, और अभी नियमावली जो बन रही है आप देखेंगे 6-7 लाख, और कल गवर्नर साहब के भी एड्रेस में था। महत्वपूर्ण ये है कि तेजस्वी जी या नीतीश जी के इस इनिशिएटिव ने, पहलकदमी ने प्रधानमंत्री जी को अपने तौर तरीके बदल दिए, बदलने को मजबूर किया। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार के प्रॉमिस पे, और मैं मानता हूं 14 में वो चुनाव जीते थे रोजगार के मसले पे, नौकरी पे एक बड़ा चुप्पी रही। सबसे बड़ा मुद्दा था बदलाव का, चुप्पी रही। और बेरोजगारी इतने चरम पर है, तो जाहिर है कि वो जो तेजस्वी नीतीश इफेक्ट है या सिंड्रोम में कह लीजिए, उसकी वजह से प्रधानमंत्री जी भी 6 महीने पे 40,000 50,000 नौकरियां अब बांटते हैं, प्रमाण पत्र लोगों को देते हैं। तो ये बदलाव देश की राजनीति में लाने का श्रेय तो है नीतीश जी और तेजस्वी जी को, और ये बदलाव सुखद है। ऐसे बदलाव होने चाहिए राजनीति में। बाकी कुशवाहा जी क्या कहते हैं, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनके बारे में टिप्पणी की, उसके बाद मैं कुछ कहूँ ये उचित नहीं होगा। नहीं, एक और सवाल, चूंकि इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपके लिए ये भी कहा जाता है कि तेजस्वी यादव का अगर किसी को ब्रेन कहा जाता है पार्टी के अंदर, तो कहते हैं कि वो मनोज झा जी है। मैं आपको कहूं, इससे ज्यादा मिथ्या बात कोई नहीं हो सकती है। लोग उनके कोई बड़े भाषण लिखने हो मैं आपको आपके समक्ष दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग तेजस्वी जी और उनकी टीम को नहीं जानते हैं, दूर खड़े होकर के कोई पूर्वाग्रह से भरी टिप्पणियां कर दें। मैं समझता हूं समकालीन दौर में मैंने जितने भी नेताओं के साथ काम किया है या करीब से देखा है, तेजस्वी जी की एक क्वालिटी को लोग नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी है कि नेता बोलने में यकीन करता है, वो सुनते बहुत। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग से आया हुआ हो, किसी भी समूह से, ट्रेड यूनियन का हो, किसान हो, छात्र हो, वो सुनते हैं और फिर अपना मिजाज तय करते हैं। तो ये जो मैं समझता हूं कि ये जो चीजें कही जाती हैं, ये वही लोग कह सकते हैं जिनको एक तो राजनीति की समझ नहीं है, दूसरा उस व्यक्ति की समझ कतई नहीं है। नहीं, ये बात तब निकल कर सामने आई थी। मुझे वो इंसिडेंट याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे विधान सभा में और शताब्दी समारोह चल रहा था, और उस दौरान तेजस्वी यादव उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, इस लहजे से वो आए थे और
एक स्पीच थी उनकी 2 मिनट की, जिस दौरान वो 6-7 बार अटक गए थे। हालांकि कई तर्क दिए गए, लेकिन बाद में जब लगातार ये बातें होने लगी कि आखिर ये भाषण किसने लिखा और ऐसे क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल किसने किया था। माफी के साथ एक बात मैं अभी कहूँ आपसे कि एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में मैं स्टूडियो में नहीं बोलना चाहता। उनको शाम को डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। उनकी आई का प्रेशर सामान्य से 10 गुना ज्यादा था। कुछ भी हो सकता था। आई के प्रेशर की जांच की। एक मशहूर डॉक्टर हैं जो पहले एम्स में थे, अभी पटना में है, और उसके बावजूद, क्योंकि हम तो इसको इश्तेहार की तरह कहते नहीं है, हम तो उस तरह के लोगों में नहीं है। तो पहली बार नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये पहली बार इसलिए सामने आ रही है कि मेडिकल कंडीशन को हम पब्लिक डोमेन में क्यों ले जाएं। हम वैसे लोगों में तो नहीं है कि पुलिया पे खड़े होकर कह देंगे मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा लौट आया। ये फर्क है एक मैच्योर पॉलिटिशियन का और उस दिन जो हुआ वो उसी की वजह से कि मैसिव प्रेशर था, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, और वो सारी चीजें मेडिकल हिस्ट्री का हिस्सा है। बाद में दवाइयां चली, लेकिन मैं दुख के साथ कहूं कि अगर राजनीति का स्तर अब ये हो गया तब तो बहुत मुश्किल होगी। राजनीति करना मुश्किल है, लोकतंत्र बीमार हो चला है फिर। अच्छा चलिए सर, महागठबंधन सरकार बने कुछ ही महीने हुए हैं और अभी से क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। सुधाकर जी का बयान ले लीजिए, लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं आरजेडी पार्टी के नेताओं की तरफ से जेडीयू को लेकर, तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रेशर बनाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से हो रही है। तो आपको क्या लगता है 2025 तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए इंतजार करेंगे या फिल वक्त तेजस्वी तैयार हैं? आपके सवाल के 2-3 पहलू हैं। ये जो प्रेशर वाली बात आपने कही है ना, ये प्रेशर मीडिया का इन्वेंशन है। मैं उस दल का हिस्सा हूं। नेता तेजस्वी जी हैं, उप मुख्यमंत्री, महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। कोई ऐसा दल बता दीजिए, डेमोक्रेटिक दल, जिसमें यह रवायत ना हो कि राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय। जिस दल में थोड़ी डेमोक्रेसी होगी, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगे, चाहे फार्म लॉज को लेकर के हों, शिक्षा को लेकर के हों। उन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को प्रेशर पॉलिटिक्स अगर हम कह रहे हैं तो जाहिर तौर पे ना हम प्रेशर समझ रहे हैं, ना पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, और ना किसी ग्रैंड अलायंस के ब्रॉडर कंटूर को। सरकार महफूज है, इसलिए भी महफूज है ना कि सरकार बनाने वालों को पता है कि इस देश के लोकतंत्र में अगर इस तरह के प्रयोग को कोई असफल करता है, फिर इस देश के लोकतंत्र के पास विकल्प नहीं बचेगा। हर कोई सुबह शाम उम्मीद की जाएगी कि बोलो साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय। हम उन जयकारों से दूर रखना चाहते हैं बिहार की राजनीति। 2025 तक वेट करेंगे? देखिए, एक बात तो स्पष्ट मानिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है तेजस्वी जी के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, यूथ पॉलिटिक्स के लिए। उस जिम्मेवारी के बरक्स ब्लूप्रिंट तैयार करना अभी उनका ध्येय है और उसी दिशा में वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक पड़ाव है 2024 का लोकसभा चुनाव, बिल्कुल बहुत बड़ा पड़ाव है। तो उसमें जो स्थिति नजर आ रही है विपक्ष को लेकर, विपक्षी एकता को एकजुट करने की कवायद तेज है। राहुल गांधी अपनी अलग रैली कर रहे हैं। इस वक्त राहुल गांधी की कश्मीर में भी एक रैली होने वाली है। जेडीयू ने तो इनकार कर दिया है जाने से। आरजेडी का स्टैंड क्या है? देखिए, जेडीयू ने इनकार कर दिया है। आपने वो चिट्ठी नहीं पढ़ी। उस चिट्ठी के बाद कोई फिजिकली मौजूद हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। बहुत खूबसूरत चिट्ठी लिखी गई है। हमारे नेता भी ये तय कर लेंगे आज शाम तक ही। उन्होंने पहले भी राहुल जी से बात करके उनको संदेश दिया है कि मनसा वाचा कर्मणा से हम आपकी इस यात्रा के साथ हैं, क्योंकि बीते 8-10 वर्षों में इस देश का बहुत कुछ टूटा है, बहुत कुछ बिखरा है। हम में से हर ने बिखराव को यहां महसूस किया, हर ने, चाहे मीडिया के साथी हो, ट्रेड यूनियन के साथी हो, किसान हो, छात्र हो, सबका कुछ ना कुछ बिखरा है। तो उस बिखरे को समेटने की जो कोई भी कोशिश करे, चाहे राहुल जी करें या नीतीश जी, तेजस्वी जी करें, केसीआर करें, अलग अलग ममता जी करें, अलग अलग राज्यों में ये कोशिशें होनी चाहिए। इसलिए 24 को लेकर के मैं समझता हूँ 24 का चुनाव, वैसे भी प्रस्तावना की जो पहले 3 शब्द हैं, हम भारत के लोग, चुनाव तो वही लड़ेंगे। दल और गठबंधन सारी चीजें अब कम हो गई। यहाँ दिक्कत और परेशानी यहाँ आ जाती है जब कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो अपने तरफ से जो उम्मीदवार मानते हैं, अपना जो नेता मानते हैं, वो राहुल गांधी को मानते हैं। ममता बनर्जी अलग उनका राग अलग अलाप रही हैं। और इधर देखिए केसीआर से मीटिंग होनी है, लेकिन इन सब के बीच
एकता अभी देखने को मिल नहीं रही है, तो आपको नहीं लगता बहुत मुश्किल है? समय बड़ा बलवान होता है। 77 में जेपी बहुत परेशान थे, कैसे बिठाएं सबको, चरण सिंह को, जगजीवन राम को, समाजवादियों को। नेता कोई नहीं था 77 में, किसी नेतृत्व में नहीं लड़ा था और हम जीते। 2004 दूसरा उदाहरण है। असल में हमने बीते वर्षों में ना अपनी पूरी पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेसी को न्यू लिबरलिज्म के आवरण में, नव उदारवाद के आवरण में शैम्पू साबुन की खरीद बना दिया है कि ये वाला शैम्पू मोदी जी शैम्पू है, तो दूसरा वाला शैम्पू कौन सा है? साहब, लोकतंत्र सामूहिकता की चीज है। जिस दिन व्यक्ति केंद्रित राजनीति को आपने ओके कर दिया, आत्ममुग्धता लोकतंत्र को खा जाती है। हमने 40 वर्ष पहले भी देखा, 45 वर्ष पूर्व, और हम आज भी देख रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा, संस्थाएं खत्म। अभी देख लीजिए किस तरह की बयानबाजी हो रही है जुडिशरी को लेकर के। ये संकेत है कि आत्ममुग्ध राजनीति कहां से कहां पहुंचा देती है। सर, चिट्ठी की बात की आपने, एक चिट्ठी के बारे में आपसे सवाल करना चाहूँगी। सुधाकर सिंह को चिट्ठी लिखी गई आरजेडी की तरफ से, कारण बताओ नोटिस मिला, तो ये चिट्ठी काफ़ी चर्चा में आ गई। कारण बताओ नोटिस तो मिला, लेकिन चर्चा में आने की वजह ये थी कि उस चिट्ठी में कहीं भी नीतीश कुमार को लेकर के ये जिक्र नहीं किया गया। जिस तरीके से सुधाकर सिंह ना जाने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के, लेकिन आरजेडी ने कार्रवाई करने में ये नोटिस अगर भेजना ही था तो इतनी देर क्यों हुई? नहीं, देखिए, आप पता नहीं कितने शो कॉज नोटिस से पहले आपने देखे हों, मुझे नहीं पता। आप एक बार खंगाल लीजिए गूगल में, कई कारण बताओ नोटिस। कारण बताओ नोटिस एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टी की संविधान की धाराओं को उद्धृत करके वो लिखा जाता है। उसमें ये नहीं लिखा जाता है कि 23 तारीख को आपने ये बोला, 24 तारीख को आपने ये शब्द इस्तेमाल किए। ओवरऑल उस चिट्ठी का, उस नोटिस का मैसेज क्या है कि आपने वायलेट किया है गठबंधन धर्म की मर्यादा को, आप पर क्यों ना कार्रवाई की जाए। और 15 दिन का नोटिस, वो हमारे संविधान के अंतर्गत है। तो मैं समझता हूं कि अब अगर इतनी दिक्कत लोगों को होगी तो मैं एक किताब अगली लिखूंगा कि हाउ टू राइट कारण बताओ नोटिस। लेकिन एक मिनट, ठीक है, इससे जुड़ा एक सवाल ये है कि सुधाकर जी को तो नोटिस मिल जाता है नीतीश के खिलाफ बोलने पर, रामचरितमानस के खिलाफ जब बोलते हैं आपके नेता, उन पर कोई शो कॉज नोटिस जारी नहीं किया जाता। मैं आपको तो पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं आ रहा था तो एक क्वेश्चन जो अपने आप लीक हो गया था मुझको, ये था रामचरितमानस। मैं जानता था कि ये सवाल आएगा। कोई भी धर्म ग्रंथ हो, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बाइबल, कुरान, रामचरितमानस, गीता, वो जिस दौर में लिखी गई उसकी विसंगतियां उसमें परिलक्षित होती हैं, और वो विसंगतियां आज के दिन में कष्ट देती हैं। सबको देना चाहिए। आप देखिए क्रिश्चियनिटी को क्रिटिक करते हुए कितनी चीजें लिखी गई। आपके संविधान में आर्टिकल 51 है जो वैज्ञानिक सोच रखने को आपसे कहता है। क्या हम वैज्ञानिक सोच के आधार पर इन धर्म ग्रंथों का पुनर्मूल्यांकन न करें? क्या यह गुनाह हो जाएगा? अगर यह गुनाह हो जाएगा तो हटा दीजिए संविधान से साइंटिफिक टेम्पर की चीजों को। एक प्रगतिशील मुल्क का नियामक बड़ा होना चाहिए। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को आपत्तिजनक बता देने से मर्यादा पुरुषोत्तम की गरिमा कम नहीं होती। नहीं, तो उन्होंने तो ये बोल दिया ना कि पूरा ग्रंथ नफरत फैलाने वाला है। उन्होंने चौपाई के हवाले से कहा था। चौपाई के हवाले से बाद में उन्होंने कहा, हाँ, पहले उन्होंने ग्रंथ को बोल दिया नफरत फैलाने वाला। दूसरी वाली बात क्यों नहीं मानी आपने? पहली वाली को कि इस देश में वो नेता है, उनके बयान नहीं, उसके बाद जब उन्होंने कहा चौपाइयों के इर्द गिर्द, अब तो कई लोग, कल तो देखिए गीता प्रेस ने सपोजिटली, सही या गलत, एक करेक्शन भी किया है कि इसका मतलब ये होता है। हम तो बचपने से पढ़ते आए थे जो चीज, आज उस पर लोग धूल धूसरित करने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक नजरिया अगर हमारा नहीं होगा, एक स्वस्थ, सबल, प्रगतिशील मुल्क के रूप में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन देखा जाए तो इसमें जेडीयू और आरजेडी के बीच में तो दो फाड़ साफ तौर से नजर आ रही है। जिस तरीके से रामचरितमानस पे आरजेडी ने स्टैंड लिया चंद्रशेखर का, लेकिन जेडीयू के लोग इस पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों आलोक मेहता के बयान की अगर हम बात करें तो 90 और 10 को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया, उस पर नीरज कुमार ने जिस तरीके से रिएक्ट किया और बोला चेत जाइए, तो अच्छा, मैं देखिए, तो आप बस सवाल नहीं, इस पे कई सवाल है। नहीं, आप सारे सवाल लीजिएगा। मैं आपके बीच में गठबंधन स्थिर है क्या? मैं आपके बीच में हूँ, कमरा बंद है, बिल्कुल, मैं भाग नहीं रहा। गठबंधन स्थिर है क्या? मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ, मेरी 2 बेटियां, 4 लोगों का हमारा परिवार है, और अक्सर पॉलिटिकल बातचीत भी होती है। यकीन बताऊं आपको, हम चारों कभी एक बार अग्री नहीं करते। ये जो मत भिन्नता है ना, ये डेमोक्रेसी का कोर है। अब आइए आप वो जो
आपने आलोक जी को कहा। आलोक जी ने कहा, जगदेव बाबू का एक नारा था, चलिए उससे पहले मैं लोहिया जी का नारा कहता हूं, पिछड़े पावे 100 में 60। ये 60 कौन है? पिछड़े हैं। शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी है? तकरीबन 17%, तकरीबन। तो 77, 9% के आसपास, 10% के आसपास ट्राइबल्स हैं। कितने हो गए? 87, 90 के आसपास। 90 के हक की बात करना, इसमें कौन सी गलती हो गई? तो जेडीयू और अगर गलती हो गई तो चाहिए लोहिया जी पे मुकदमा कर दीजिए, जगदेव बाबू पे फिर से मुकदमा कर दीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर पर मुकदमा कर दीजिए। जेडीयू शायद उस इंटरप्रिटेशन को नहीं समझ पाई और बाद में देखिए फिर सारे स्वर ठंडे पड़ गए। कई दफा क्या होता है ना, ये जो 24 घंटे 7 दिन का आप ये सामने लगा देते हैं, इससे पहले कि लोग सोचे, उनको लगता है कि प्रतिक्रिया दे दें। प्रतिक्रिया से पहले जो एक चिंतन का एक स्वरूप और आवरण होना चाहिए था, उसका अभाव था। बस मैं ये शराबबंदी पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, एक बात तो आप मानेंगे कि शराबबंदी को लेकर के जब लागू हुई थी तो हम सरकार में थे। ऐसा नहीं था कि हमारे असहमति से हुआ था, हम सहमति में थे। बाद में हमने कुछ विसंगतियों का जिक्र किया, साथ में रहते हुए उसको दूर किया गया। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के हैं कि एक महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है, स्टडीज भी आई हैं, खास करके मुजफ्फरपुर वाली एक स्टडी मैंने देखी, वो इस बात से जरूर परेशान है कि कुछ जहरीली शराब की जो घटनाएं होती हैं, लेकिन ओवरऑल एक जो सिंडिकेट ऑपरेट करता है उसके खात्मे की बिहार सरकार कोशिश कर रही है। और इसलिए मैं समझता हूं गुजरात में है, वहां भी इस तरह की जहरीली शराब की घटना, यूपी में पाबंदी नहीं है लेकिन जहरीली। एक मिनट मैं आपको काट रही हूँ, नहीं मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। दोनों में फर्क है, गुजरात की शराब नीति और बिहार की शराब नीति में फर्क है। दूसरी बात, बिहार को जब आप बार बार एड्रेस करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री एड्रेस करते हो, उप मुख्यमंत्री एड्रेस करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम पिछड़ा राज्य हैं। हम अपनी पंक्तियों में ही कह देते हैं कि हम पिछड़ा राज्य हैं, हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। और दूसरी ओर जो सबसे ज़्यादा राजस्व जिससे आता था, हमने उसको रोक दिया है। एक तो ये, दूसरी आपके ही दल में सहयोगी हैं, जेडीयू के साथ हैं जीतन राम मांझी। कल भी उन्होंने, जहां तेजस्वी यादव ने ही उद्घाटन किया है बोधगया में, उन्होंने कहा है कि ऐसे ही आप इसे वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस नहीं बना देंगे, आपको शराबबंदी हटानी होगी। आवाज तो उठी रही है, और जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है बिहार में, मौत का आंकड़ा बहुत नहीं, बड़ा ये जान से बड़ी कीमत नहीं हो नहीं, मैं मानता हूं इस बात को लेकर के। मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, चाहे जहरीली शराब पीने से हो, किसी वजह से, जिस भी घर का चिराग बुझता है बिल्कुल वो बुझता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये तर्क बेमानी है कि शराब की वजह से टूरिज्म, यानी कि कल को जो आपके मंदिर में रिलीजियस टूरिज्म होता है, वहां भी आप लोग कहेंगे कि महाकाल क्यों जाए साहब, वहां बगल में शराब नहीं मिल रहा है। तो ये इसका कोई अभी तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण चैलेंज अभी बिहार गवर्नमेंट को है, जिसको वो मीट करने की कोशिश कर रही है, कि ये जो सिंडिकेट है स्पूरियस लिकर का, ये सिंडिकेट यूपी, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक उसके तार है, उस सिंडिकेट को तोड़ने की कोशिश चल रही है। कितना समय लगेगा? नहीं लग रहा बहुत लंबा समय हो गया। और जिस बेईमानी की आप बात करें, मैं आपको बता दूं कि आज ही जीतन राम मांझी ने ये बात उठाई है और तेजस्वी यादव को ये कहा है कि आप नीतीश कुमार से ये बात कीजिए, और अंदर अंदर भीतर भीतर हम भी इसमें मांग करेंगे कि शराबबंदी खत्म हो जाए। आपके पास आने से पहले मैंने भी वो वीडियो देखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी विषय पे अलग अलग ओपिनियन होना, क्या ये गुनाह हो गया है? शराबबंदी को लेकर के अगर हमारे घटक दलों में भी कुछ लोग ये कह रहे हैं तो वो उनके निजी विचार हैं, लेकिन सरकार सामूहिकता में सोचेगी। और सरकार सामूहिकता में इस निर्णय पे पहुंची है कि पहला चैलेंज है कि जो छपरा, सिवान वगैरह में जो घटनाएं होती हैं उसके सोर्स को ख़त्म किया जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 6 महीने से साल भर के अंदर ये पूरा सोर्स, डेस्टिनेशन से लेकर सोर्स तक खत्म हो। सवाल ये भी उठता है, शराबबंदी जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब से मौत हुई, उसके बाद ये कि जब यही आरजेडी जब विपक्ष में बैठी थी, तब एक मौत पे भी ट्वीट्स हो जाते थे, बहुत कुछ होते थे, और यही तेजस्वी यादव क्या क्या बहुत कुछ कहा करते थे। वो चाहे अगर हम छात्रों पे लाठीचार्ज का ही मुद्दा देखें तो यही तेजस्वी यादव थे जो नीतीश कुमार को हिटलर और ना जाने क्या क्या कहते थे। लेकिन आज जब आप लोग एक साथ आए हैं, गठबंधन, महागठबंधन बन गया, तो उसके बाद जहरीली शराब पे आरजेडी का स्टैंड नीतीश कुमार को बचाता हुआ दिखता है। अब शराबबंदी, जहरीली शराब से मौत पे अब हाय तौबा नहीं मचती है सर। मैं तब भी लाठी चार्ज पे भी कोई बात मुझे नहीं। बेहद खुशी है कि आप डिप्टी सीएम के सारे ट्वीट देखती हैं
आई शैल कन्वे, मैं बता दूंगा कि बहुत गौर से आपके ट्वीट को देखा जाता है, लेकिन ये भी कहूँगा देयर आर सर्टेन थिंग्स बिटवीन द लाइंस भी चीज़ें होती हैं, चाहे उनका फेसबुक पोस्ट हो या उनके भाषण हो। जहरीली शराब को लेकर के अभी भी मुख्यमंत्री जी से मिल करके उन्होंने साफ तौर में कहीं कोताही नहीं बरती। इवन जो छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला है, ये उप मुख्यमंत्री हो मुख्यमंत्री हो, कई दफ़ा ब्यूरोक्रेसी कोई निर्णय लेती है, लेकिन उसके तुरंत बाद उनको ये चेतावनी भी दी जाती है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रोटेस्ट को हैंडल करने का तरीका सेंसिटिव होना चाहिए। अगर कोई एनॉमली विसंगतियां होती हैं तो उसको हम स्वीकार भी करते हैं, अगर उसके बाद भी आप गुनहगार मानना चाहते हैं, ठीक है। मनोज जी, इतिहास के पन्नों में चलते हैं। 5 फरवरी 2022 सदन में आप बेरोजगारी के मुद्दे पर अपना वक्तव्य रख रहे थे और आप कहे कि बेवफा बावफा नहीं होता। इसके आगे की जो पंक्ति आपने कही, अगर गुनाह बड़ा नहीं होता। तो अब ये बात सामने आ रही है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर आप बोला करते थे, अब तेजस्वी यादव खुद इस मुद्दे पर घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भी वो ट्वीट करते हैं, छात्र उनके ट्वीट के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें सबसे पहला सवाल करते हैं कि मुझे जॉब कब मिलेगी। देखिए, मैं यकीन बताऊं, हम इस सरकार में 2020 के नवंबर से नहीं आए, हम 2022 के अगस्त में आए। बजटरी एलोकेशन, प्रायोरिटीज़ पहले से तय होती हैं, क्योंकि देखिए सरकार के अंदर का पक्ष थोड़ा अलग तरह का होता है। बावजूद इसके जब सीएम से डिप्टी सीएम की बातचीत हुई तो ये रोड मैप तैयार है, और मैं कह के जा रहा हूँ आपके समक्ष, इतने बड़े स्केल पे वैकेंसीज आएंगी ना, वक्त लग रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन वक्त इसलिए लग रहा है कि वो लीगली चैलेंज ना हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कोई आप डिसीजन लें, अगले दिन कोई कोर्ट जाता है, तो लीगली टेनेबल हो, उस व्यवस्था को जन्म देने की कोशिश हो रही है। और तकरीबन मैं समझता हूँ बजट सेशन में से ही आप बदलाव। तो जो आपने राज्यसभा में कहा था कि बिहार को एक लेबर ड्रिवन स्टेट बना रखा है, तो ये वाला टैग हटाने के लिए कितना वक्त चाहिए? देखिए, इस टैग के लिए तो केंद्र की मदद चाहिए, और मैं पब्लिक नहीं करना चाह रहा, तो मैंने एक चिट्ठी भी प्रधानमंत्री जी को लिखने को सोची है हिस्टोरिकली। ऐसा नहीं कि मैं मोदी जी को ही रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। ऐतिहासिक रूप से बिहार के साथ अन्याय हुआ, आज से नहीं, आज से सरकार में, नहीं, सुनिए, आप तो 52-57 की बात करेंगे, मैं तो 100 बरस पीछे ले जा रहा हूं, कॉलोनियलिज्म के टाइम से, कि बिहार को बाकायदा आप रेल नेटवर्क देखिए, जिस तरह की व्यवस्थाएं अन्य राज्यों को मिली उसी दौर में वो बिहार को नहीं मिली। इसलिए बिहार को मैं ऐतिहासिक रूप से विक्टिम मानता हूं, और जो हिस्टोरिकल विक्टिम होता है ना, उसके साथ न्याय करने के लिए एक अलग नजरिया आपको चाहिए। बिहार जब स्पेशल स्टेटस की, उसके बगैर हम कुछ नहीं, रूटीन में नौकरियां होंगी, सरकारी नौकरियां होंगी, लेकिन निवेश कहां जाएगा? निवेश के लिए सरकार क्या सोचती है? पूरा का पूरा बिहार को, जो मैंने कहा था लेबर ड्रिवन स्टेट, एंड आई डोंट ब्लेम ओनली मोदी जी, उससे पहले की भी सरकारों ने बिहार को इस नजरिए से कभी नहीं देखा कि बिहार भी गुजरात की तरह, तमिलनाडु की तरह, महाराष्ट्र की तरह फले फूले। जाहिर है बिहार की भौगोलिक जो स्थिति है उसमें आपको तय करना होगा कि निवेश का चरित्र क्या होगा, और निवेश के लिए केंद्र की सरकार कितनी हैंड होल्डिंग करती है, ये महत्वपूर्ण है। सर, एक मेरा कॉन्ट्राडिक्ट है, चूंकि आपने रोजगार पर भी राज्यसभा में अपनी बात रखी थी और वो भाषण काफ़ी वायरल भी था, लेकिन एक आपको मतलब स्टडी भी ये कहती है कि किसी भी स्टेट को अगर डेवलप होना है तो वहाँ इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, ना कि आप वहाँ पे लोगों को सरकारी नौकरी दें। सरकारी नौकरी दे के आप बहुत ज़्यादा डेवलप स्टेट नहीं कर सकते, ये एक बोझ होता है सरकार पर जो बड़ा लंबे समय तक चलता है। मतलब मुझसे ज़्यादा बेहतर इकॉनमी ये सोशल स्ट्रक्चर आप समझते हैं, लेकिन बिहार में अभी भी जो बात की जा रही है ना, ये एक चुनावी फायदे वाली बात है कि हम नौकरी दे रहे हैं, लेकिन हम उद्योग को के उस लेवल पे या इंडस्ट्री डेवलप करने के लेवल पे आप देखिए कोई बड़ी बात नहीं कही जा रही। नहीं, मैं आपको मैं करेक्ट करूं, आप मुझसे मत पूछिए, सरकार से पूछ लीजिए कितने प्रपोजल केंद्र सरकार से बिहार सरकार के पेंडिंग है। बिहार में मैं बार बार कहता हूं, झारखंड बनने के बाद धूल धूप वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब उस धूल में क्या हो सकता है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कि अब बिहार के पास अपनी ताकत से संभव है? कतई नहीं साहब। अभी परसों मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले हमको ये व्यवस्था थी कि कर्ज लेकर के भी हम कुछ चीजें कर सकती थी, अब उस पर भी पाबंदी है। फाइनेंस कमीशन का पूरा नजरिया एंटी बैकवर्ड स्टेट है।
अगर जब तक आप इन अच्छा, लोग कहते हैं कि अब तो स्पेशल स्टेटस की बात खत्म हो गई। हाँ, मतलब नहीं, किसने डिसीजन लिया कि नहीं मिल सकता? इट्स एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन। एग्जीक्यूटिव डिसीजन बदले जा सकते हैं बशर्ते आपके अंदर ये संजीदगी हो कि बिहार को उसका हक मिलना चाहिए या अन्य पिछड़े राज्यों तो को। नेता क्यों नहीं दिल्ली आते, यहीं आके बैठे, आए शोर मचाएं, वो भी होगा। रामलीला ग्राउंड नहीं, वो भी होगा, वो भी होगा। देखिए, एक राजनीति में धैर्य की चीज होती है। हम लगातार अपील कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन बिहारी कब तक धैर्य रखेगा? नहीं, देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकारें आ रही हैं, बदल रही हैं, चुनाव किसी के साथ होता है, नेता कोई और होता है, दल बदल जाता है, फिर नेता वही रहता है, लेकिन चीजें नहीं बहुत बदल नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको उसमें अगर हम सिर्फ बिहार के अंदर के डायनामिज्म को देखें तो हम केंद्र सरकार को एक्विट कर देते हैं। और मैं केंद्र की सरकारों को, सरकार नहीं, सरकारों को चाहूंगा कि बिहार के न्याय के में कटघरे में खड़े हों और ये कहें कि हमसे अन्याय हुआ है। और उसमें तब्दीली तभी आएगी जब आप पूरी अपनी व्यवस्था को, अपनी सोच को, अपने नजरिए को बदलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो रिसोर्स हैं उसके आधार पर किस प्रकार की इंडस्ट्री वहां आ सकती है। सर, बिहार के युवा तो नीतीश कुमार को ही अपना गार्जियन मानते हैं, अब सेकंड गार्जियन तेजस्वी यादव हैं। अगर मेरे परिवार में मुझे कुछ चाहिए, सपोज कि मैं बच्चा हूं और मुझे एक झुनझुना चाहिए, तो मैं तो ये सोचूंगा ना कि मेरे गार्जियन कहाँ से मुझे देंगे। मैं तो ये नहीं सोचूंगा कि ये अब किसके पास नौकरी करते हैं, वो तनख्वाह देगा या नहीं देगा। तो ये क्या स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। आपकी बात में दम, इसलिए वो युवा बार बार उनको नहीं, अटैक कर रहे हैं। ये इस बात में आपकी दम है क्योंकि हम इमीडिएट देखते हैं हु इज रूलिंग द स्टेट, कौन कौन रूल कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि धीरे धीरे अब ये चीजें जा रही हैं। जैसे मैं आपको कहूं, जब पीयूष गोयल जी ने वो बयान दिया था, हाँ, उसमें भी मैं आने वाला बिहार के लेकर के, बिल्कुल, तो कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन, मैं यहाँ पब्लिक नहीं कर सकता, बीजेपी के लीडर्स तक भी आहत हुए थे। तो वो जो एक बिहारी, मैं सब नेशनलिज्म नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वो फिर अतिरेक की बात हो जाएगी, लेकिन जो एक कहीं ना कहीं आहत बिहारी मानस है, वो इस चीज को अब समझ रहा है कि हमारी दिक्कतों की जड़ सिर्फ वो नहीं है जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो ज्यादा बड़ा सोर्स है। मनोज जी, एक और सवाल था। हर शाम 5 बजे हम छात्रों से जुड़ते हैं, उनके मुद्दों को उनको सुनते हैं, तो लगातार एक बातें जो सामने आ रही है, और अभी 2 दिन पहले मंत्री विजय चौधरी, माफ़ कीजिएगा, विजय चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि रोजगार देना तो चाहते हैं, केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल रही। सवाल इसलिए भी केंद्र सरकार के भी का उनका जिक्र हो रहा था, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। लेकिन अब बात ये है कि जो छात्र कह रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार पर आप फेंक तो दे रहे हैं हमारे सवालों को, लेकिन आप ये बताइए कि जब चुनाव में तेजस्वी यादव उस चुनावी समर में कूद रहे थे, उन्होंने कहा कि पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। उस समय तेजस्वी ने कोड इनकोड करके ये तो नहीं कहा था कि केंद्र मदद करेगी। तब देखिए, 2 चीज़ों को हम कंफ्यूज कर रहे हैं। विजय चौधरी जी ने जिन नौकरियों का जिक्र किया वो नौकरियां हैं पोटेंशियल जो निवेश से क्रिएशन होगा उसको लेकर के, वो अलग चीज़ है। उसको आप नौकरी कहिए, रोजगार कह लीजिए। जो तेजस्वी जी ने कहा था उसका संदर्भ था कि जो सरकारी पद खाली हैं, चाहे मेडिकल, पैरामेडिकल और पुलिस कांस्टेबलरी या फिर अलग अलग जो लाइब्रेरीज वगैरह, मतलब एक होलसम एक्सरसाइज था। उसमें मैंने पहले भी एक बात कही कि हम 2020 के नवंबर में सरकार में नहीं आए थे, हम मिडवे आए। मिडवे आने से कई सारी विसंगतियां होती हैं, बजटरी एलोकेशन हो जाता है, लेकिन जो 10 लाख की बात कही थी, अगर मैं आपके समक्ष भी बिना पलक झपकाए आज दोहरा रहा हूं कि वो होगा और 24 से पहले होगा। नहीं, लेकिन हमारे जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, वो आपसे सवाल करते हैं, वो शांत होना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा है आपसे जानना। उन्होंने मुझे पहले बोला था आपसे सवाल पूछना, मैं एक प्रतिनिधि हूँ, उनके सवाल आप तक पहुँचा रही हूँ। सवाल ये भी कि जैसे तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनती है, 4 बार लाठीचार्ज होता है, बीपीएससी मुद्दे पर, बीएसएससी मुद्दे पर, सीटेट, फिर बीटेट, मतलब बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप बताइए, 4 एग्जाम्स में इन पर लाठी चार्ज होता है, तेजस्वी यादव एक ट्वीट नहीं करते हैं, ये नहीं बताते हैं कि हम आपके साथ हैं। आप जबकि वो जब विपक्ष में थे तो हर छात्र आंदोलन पे जाते जरूर थे। मैं आपको आज बताऊं, आप सरकार में हैं, मैं उस दिन था जिस दिन एक लाठीचार्ज हुई थी। मैं आपको बता दूं, इतने आहत थे वो
उन्होंने तुरंत कंसर्न ऑफिसर को फ़ोन लगाया, क्योंकि आप सरकार में होते हैं ना तो आप एक्शन लेना चाहते हैं। एक बार चले जाते तो सुनिए, आपको पता है तेजस्वी युवा हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो युवा है वो जुड़ना चाहते हैं तेजस्वी जी से। कल के विजुअल्स आपने देखे युवाओं के साथ के उनके? और उस दिन लाठीचार्ज वाले दिन उन्होंने क्या किया वहां ना जा करके भी ये महत्वपूर्ण है। उन्हीं में से कई छात्र आपको बताएंगे कि उनके एक्शन क्या हुए। मैं समझता हूं कि जब हम असेसमेंट करें ना सारी चीज़ों, मैं मानता हूं कि लाठीचार्ज कहीं भी होता है तो ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसके लिए स्पेस नहीं होनी चाहिए आंदोलनों को। लेकिन वही चिंता तेजस्वी जी की भी थी और वही चिंता उस दिन मुख्यमंत्री जी की भी थी जब तेजस्वी जी ने उनसे बात की। जाहिर है कि इस तरह के विजुअल से थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इन विजुअल से बड़ा विजुअल है कि जो एक्शन लिया गया। बिहार की राजनीति हमेशा से अगर देखा जाए तो ये जो हिंदू मुस्लिम की होती है या फिर जो चीज़ों से काफ़ी अछूती रहती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन के नेता बयान दे रहे हैं एक के बाद एक, कोई कहता है कहीं जा कर के कि हम करबला बना देंगे, फिर कोई रामचरितमानस पे तो हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। तो ये एक तरह से कभी हिंदू मुस्लिम, कभी अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई, यहाँ पे अगड़ा बनाम पिछड़ा होता हुआ देखा जा रहा है, और उसके बाद फिर एक बयान आता है कि बीजेपी हमले करवाती है हर चुनाव में और इस बार भी किसी दूसरे देश पे हमला होगा। तो ये सब क्या है, मतलब इतना बेलगाम क्यों हो रहे हैं आपके नेता? बयान पे थोड़ा नहीं, मैं एक बात स्पष्ट कहूं, मैंने पहले भी आप लोगों से बातचीत में ये कही, कई दफ़ा आउट ऑफ टर्न लोग बयान देते हैं। कई एक और भी इतने सारे चैनल आ गए हैं कि हर किसी को लगता है कि मेरे बयान पे चर्चा होनी चाहिए। तो बयान जब तक एक्सट्रीम पे नहीं होगा चर्चा नहीं होगी। अब मैं मॉडरेट बयान दूं किसी चीज़ पे तो मैं खबर नहीं बनूंगा, लेकिन मैं एक्सट्रीम में चला जाऊं खबर बनूंगा। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपके नेता सुर्खियों में आने के लिए सब बयान दे रहे हैं? मैंने सिर्फ वो नहीं कहा, मैंने कहा कई दफ़ा उसमें रामचरितमानस वाली बात मैंने कह दी। अब आपसे मैं एक आग्रह करता हूं, आज हमारे इंटरव्यू के बाद गांधी ने करबला के बारे में क्या लिखा था वो पढ़ लीजिएगा एक बार। करबला कई दफ़ा सिंबल होता है, हालांकि उन्होंने भी रिट्रैक्ट किया, उन्होंने अपने बयान को रिट्रैक्ट किया, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपको मैं करेक्ट करूंगा। बिहार में छिटपुट दंगे हुए, खास करके जब झारखंड और बिहार एक था। बिहार में कम्युनल पोलराइजेशन आज तक नहीं हुआ और बिहार में कभी कम्युनल पोलराइजेशन नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, चुनाव कोई जीते, कम्युनल पोलराइजेशन की स्पेस नहीं है। अब ये जो अगड़ा पिछड़ा, मैंने आपको बताया कि जगदेव बाबू के स्लोगन को मैं कहूं, लोहिया जी के स्लोगन को दोहराऊं, बाबा साहब के स्लोगन को दोहरा दूं आज, तो लोग कहेंगे अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं। नहीं साहब, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिहार की सरकार अभी जो जातिगत सर्वेक्षण कर रही है, सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन कहाँ खड़ा है। लोग कहते हैं ना कि फलानी जाति का तो बहुत तरक्की हो गया, तो साहब उसकी हकीकत देख लें। हकीकत देखेंगे तो हमको अपनी नीति और नीयत दोनों में बदलाव करना होगा। बस ये कहना चाहता था। सर, एक और चर्चा थी जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपकी बैठक हो रही थी, आप काफ़ी एक्टिव थे मंच पे, बल्कि आप मंच संभाल ही रहे थे। उस दौरान एक प्रस्ताव पास हुआ और जिसके बाद ये चर्चा होने लगी अगले ही दिन से कि क्या आरजेडी और जेडीयू का भी विलय होने वाला है। देखिए, मुझे कभी कभी, मैं यकीन के साथ कहूँ आपको, नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी इशारा नहीं, मैं आपको ये कहूँ तो इसलिए बार बार लगता है कि क्या कुछ ऐसा होने वाला है। नहीं, जर्नलिस्टिक इमेजिनेशन की इंतहा देखी है मैंने इन दिनों। और मैं बताऊं कि जब वो प्रस्ताव पारित हुआ था, आप उसका संदर्भ समझिए कि हम महागठबंधन में आ रहे थे, सरकार बनी थी और हमारी कोशिश थी कि कोई आउट ऑफ टर्न ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि इस ढांचे को कोई नुकसान हो। इसलिए तय किया गया कि महागठबंधन शीर्ष नेतृत्व और कोई भी क्रूशियल मुद्दे सिर्फ लालू जी और तेजस्वी जी करेंगे। ये हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लाइफ स्पैन में कभी न कभी ये निर्णय करती है, कमोबेश ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब विलय वाली बातें आई तो मुझे भी ताज्जुब हुआ कि क्या हम ख्वाब में सोची गई चीज़ों को हकीकत का जामा पहना करके और कहते हैं कि ये होने वाला है। ऐसा कतई नहीं है, कहीं नहीं है। अच्छा, अब एक और सवाल पे आते हैं। अब थोड़ी देश की राजनीति की बात करते हैं। आपके राज्यसभा के कई भाषण हैं। एक हमारा अभी इंडिया टुडे ग्रुप का एक मूड ऑफ द नेशन आया है। मूड ऑफ द नेशन ये कहता है कि बिहार में अगर अभी चुनाव हो तो 25 सीटें जो हैं वो यूपीए को आ जाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू अगर आप देखें तो बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं है।
इसे पहले कैसे देखते हैं? मैं देखिए आपके चैनल ने बड़ी मेहनत की है और आपकी मेहनत पे मैं पानी फेर दूं बैठ करके 2 मिनट के बाद से, वो नहीं चाहता हूं मैं। मूड ऑफ द नेशन अक्सर मैंने नोटिस किया आप तब करते हैं जब सरकार थोड़ा हिली होती है, और सरकार जब जब थोड़ा हिलती है अचानक से मूड ऑफ द नेशन आ जाता है। अब तो देखिए आपके, मैं उस सर्वे के बारे में क्या कहूँ जिसमें नेहरू को सिर्फ 4% लोग पसंद करते हैं। अब नेहरू के ज़माने के लोगों से तो आप बात नहीं कर रहे हैं, वो तो भूत प्रेत बन के घूम रहे होंगे, उनसे आप बात नहीं कर रहे हैं। आप एक इकोसिस्टम में जाकर के बात करते हैं, और जो कि व्हाट्सएप फेड इकोसिस्टम है, तो नेहरू 4% पे जाते हैं और मोदी जी 47% पे। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। आपके अनुसार बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन साथ रहती है, मान लेते हैं कि कांग्रेस भी आपके साथ है फिलहाल, तो कितनी सीटें आ सकती हैं आपको? बीजेपी को 2 सीट मैक्सिमम, वो भी मैं थोड़ा उदार हृदय का हूं इसलिए कह रहा हूं, मतलब मैं संकीर्ण दायरे में नहीं सोचता। 2 सीट मेरा सवाल इसी से आपसे है कि अभी महागठबंधन को आ जाएगी और आप कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। जाहिर ये है लगभग जो पार्टियां अभी हम लोग सब साथ हैं और साथ रहेंगे। साथ रहेंगे। ठीक है, अभी 2024 और 25 में तो खैर वक्त है, लेकिन बीते साल बीत गया और उस वहाँ पे 3 सीट पे उपचुनाव हुए, 2 सीट राजद और जेडीयू की गठबंधन हार गई। तो क्या लग रहा है, विश्वास खो रहे हैं आप लोग लोगों के नहीं, आप थोड़ा सा, मैं गोपालगंज आपको ले जाना चाहता हूँ। मैंने भी रिसर्च किया इस पे, इसलिए आपसे भी कह रहा हूँ। आज़ादी के बाद जितने भी डेथ के बाद की वैकेंसी हुई है, और अगर उस परिवार से कोई रहा है, कोई चुनाव नहीं आ रहा। मतलब संवेदना की हाँ, नहीं, सुन लीजिए, उनके पति 40,000 वोट से जीते थे, सुभाष जी। ये कितने वोट से जीती? 1800 से 1700 कुछ। ये जो हमने स्केल नीचे कर दिया ना, आप इसको नहीं देखेंगे। नंबर गेम को बहुत क्रूशियली देखने की जरूरत नहीं, है। लगातार उस वक्त हम लोग भी इस बात पे चर्चा कर रहे थे और ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है संवेदना की वजह से सहानुभूति वोट उनको मिल जाए। उनका देखिए, वो बहुत अच्छे इंसान थे। कुर्नी में क्या हुआ? कुर्नी में हम लोगों से ये दिक्कत हुई कि हमारे जो बेस वोटर्स थे उनमें कन्फ्यूजन रहा, और उसकी हम पड़ताल भी हमने की है, मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता अभी, और उसकी पड़ताल के नतीजे आप आने वाले दिनों में देखेंगे। सर अब हम सीधे देश के सवाल को थोड़ा लेते हैं। एक सवर्ण आरक्षण की बात चल रही थी, जो ईडब्ल्यू 10% आरक्षण की बात चल रही थी, आप राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। ये कहाँ से आइडिया आया कि झुंझुना लेकर एक लाल रंग का झुंझुना हो और उसके बाद अगले दिन वो देश की पूरी तस्वीर हो? तो ये कैसे सोचा आपने कि प्रतीकात्मकता ऐसे भी हो सकती है कि कोई बच्चे वाला झुंझुना है? दो चीज इसमें मैं चाहूंगा। पहली बात, ये सवर्ण आरक्षण नहीं है, हाँ, इट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये जो हम सवर्ण और गैर वर्ण ये इस्तेमाल करते हैं, ये उचित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस वक्त मेरी निंदा हुई थोड़ी, लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, विरोध। मैंने जो चीजें कही थी ना, आज सुप्रीम कोर्ट वही चीजें कह रहा है। आंकड़ा कहां है? किस आंकड़े पे हमने तय किया? कोई भी एफर्मेटिव एक्शन साइंटिफिक डेटा होना चाहिए ना। मंडल कमीशन था तो ओबीसी आया, लेकिन इसमें क्या था? आज सुप्रीम कोर्ट यही सवाल पूछ रहा है। इसलिए बगैर आंकड़ों के व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर सरकार की नीति बन रही थी। तो मेरे सहकर्मी हैं, अभी सामने ही बैठे हुए भी हैं, इनसे मैंने कहा कि यार झुंझुना लाओ, लेकिन उसमें दाने ना हो। झुंझुना तो तब ना अच्छा लगता है जब दाने हो, जब झुंझुना दिखे और बजे नहीं। ये उसी तरह की चीज थी, इसलिए। अच्छा, एक और भाषण, चूंकि आप कई भाषण है, जैसे आप बेरोजगारी को लेकर चर्चा कर रहे थे, सामने वित्त मंत्री बैठी हुई थी और आपने उसमें साइड मिरर का जिक्र किया कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर दे अपीयर। तो ये आप पहले से तैयारी करके आए थे या सडनली? नहीं, क्योंकि आपके हाथ में हमें छोटे छोटे पेपर अक्सर राज्यसभा में दिखता है कि एक छोटा सा पन्ना होता है, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद ये मनोज झा जी ही पढ़ सकते होंगे, कोई और शायद इसको डिकोड भी नहीं कर रहा होगा। क्या इस तरीके की? नहीं, वो जो हमारे पार्लियामेंट्री स्टाफ होते हैं वो मेरे भाषण के बाद आते हैं मुझसे पूछने के लिए कि सर वो स्क्रिप्ट दे दीजिएगा, तो मैं उनको दिखाता हूँ, तो बोला इसमें तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट्स रखता हूँ मैं, बाकी इलेबोरेशन। तो वो साइड मिरर वाला, मैं उससे एक रात पहले कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि इसका इस्तेमाल प्रतीक के रूप में हो सकता है। और मैं अब बोलूं कि मैंने पार्लियामेंट की
हिस्टोरिकल डिबेट्स देखी हैं। एक डिबेट का जिक्र करना चाहूँगा। कई दफ़ा आप विट एंड ह्यूमर में बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं। एक साहब फिरोज गांधी को टीटी कृष्णामाचारी ने कहा कि तुम नेहरू के लैपडॉग हो, तो फिरोज गांधी ने पलट करके कहा और आप अपने आप को पिलर समझते हैं देश का, और पिलर के साथ कुत्ते क्या करते हैं आपको पता है ना। ह्यूमर, विट, ये चीज़ें हमारे लोकतंत्र से गायब हो रही हैं। मेरी कोशिश होती है कि मेरी आलोचना शालीन हो, अशोभनीय ना हो, इसलिए मैं विट, ह्यूमर, पोइट्री और इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल करता हूँ। अब जैसे वित्त मंत्री साहिबा को मुझको कहना था कि आप बहुत अपने ही विचारों में उलझी रहती हैं, तो मैंने पैराफ्रेज किया हिरेन मुखर्जी को। पैराफ्रेज करते हुए मैंने कहा इट्स गुड टू हैव एन ओपिनियन बट बीइंग ओपिनियनेटेड इज नॉट गुड। अब आप सीधे नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप इनडायरेक्टली, तो अप्रत्यक्ष तौर पर चीज़ों को कम्युनिकेट करना। मतलब जनरली जैसे कल आपको बोलना है राज्यसभा में और आपके पास टॉपिक है, तो आप लगभग कितने घंटे उसकी तैयारी करते होंगे मनोज? क्योंकि वो 7 मिनट का टाइम जब मुझे लगता है कि चूंकि पार्टी के पास समय कम है तो बोलने का, उसमें भी आप आधा मिनट तो ये कहते रहते हैं कि प्लीज सर मुझे बोलने दिया जाए, मौका दिया जाए, और तो उस 7 मिनट में अपनी पूरी बात कह देना, क्योंकि ऐसा लगता है कि राजनेताओं के पास समय होना चाहिए, और खास करके आप जैसे जो जिनको लोग सुनना चाहते हैं, तो आप कैसे एक तो उसकी तैयारी करते हैं, और दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि आपको कभी लगता है कि यार हमारा दल थोड़े और सदस्य होते तो शायद ये समय ज़्यादा होता है, मैं थोड़ा और बोलता, मुझे और वक्त मिलता? ये दोनों चीज़ें हैं। दूसरा तो है ही कि दल के सदस्य और होते तो शायद हम और बेहतर वक्त मिलता तो अपनी बात रख पाते हैं। लेकिन मुझे जेएनयू के एक प्रोफेसर साहब की एक बात हमेशा याद रहती है कि जो बात कम लफ्ज़ों में नहीं कही जा सकती वो ढेर सारे अल्फाज के इस्तेमाल से भी नहीं कही जा सकती, तो वो मुझको हेल्प करता है। लेकिन रही बात तैयारी की, मैं तैयारी करता हूँ, लेकिन इस मामले में ये देखता हूँ कि मैं आंकड़े गाहे बगाहे इस्तेमाल करता हूँ। आंकड़ों से ज़्यादा मेरा जोर इस पर होता है कि ऐतिहासिकता क्या है, इसका संदर्भ क्या है, क्योंकि आंकड़े कई दफ़ा डल कर देते हैं। आंकड़ों की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ आंकड़े ही आप कहेंगे तो डल इंटरवेंशन कोई सुनना नहीं चाहता। मेहनत होती है, मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, बल्कि देर रात तक अगर कल बोलना है तो मुझे पढ़ना पड़ता है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि जो आप ये पट्टा रखते हैं, क्या ये बिहार की वजह से रखते हैं या ये मनोज झा का अपना स्टाइल है? देखिए, जब यूनिवर्सिटी में था तो मुझे तो वो गमछा भी दिखा हाँ, है, गमछा ही बल्कि ज़्यादा, मुझे उन्हें ऐतिहासिक भाषणों में गमछा ही दिखा। हाँ, उसके अब मैं इसके बाद फिर वो आर्टिकल 370 वाला भी भाषण पे आने वाला था कि उसमें जब आप दे रहे, तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि आप इमोशनल भी थे जब आप जिक्र कर रहे थे। 2-3 भाषण ऐसे रहे हैं, मैं मानूंगा, जैसे कोविड, वो व्यक्तिगत क्षति और सामूहिक क्षति के बीच का इंटरवेंशन था। मुझे लग रहा था कि मुझे उस दिन करोड़ों लोगों की तरफ से बोलनी है, क्योंकि हम सब ने किसी को खो दिया था। मैंने अपने स्टूडेंट खो दिए थे जिनकी उम्र दुनिया से जाने की नहीं थी। उसी तरह 370 को लेकर के, और ठीक है, एक यूफोरिया क्रिएट किया गया था 370 को लेकर के, लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। और अभी मेरे समक्ष, मैं आप आते वक्त ये पढ़ता आ रहा हूं। मैं यहाँ पे आने ही वाली थी उस किताब पे कि मनोज जी को आप ये हाथ में पुर्जे की बात कर रहे थे। मैं जहाँ भी मनोज जी को देखती हूँ हाथ में किताब जरूर देखती हूँ, और मेरा जो पर्सनल फेवरेट भाषण भी आपका अगर मैं कहूँ तो 370 को लेके था। मैं चाहूंगी कि एक बार वो भाषण जाते आप मुझे सुना के जाए, और इस किताब में आप क्या पढ़ रहे थे, ये किताब में भी जो कुछ लिखा मैं जानना चाहूँगी। तकरीबन जो बातें मैंने आगाह की थी सरकार को, ये बहुत खूबसूरत किताब है, डिसमेंटल स्टेट, कश्मीर सिंस आफ्टर आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, अनुराधा भसीन जी ने लिखी है। देखिए, ऐतिहासिक, जब आप कहते हैं ना कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो फिर भिन्न व्यवहार नहीं होना चाहिए। जवाहर टनल के पार करते ही ह्यूमन राइट का पूरा हमारा पैराडाइम बदल जाता है। और कश्मीर को सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा मत समझिए,
वहाँ जिंदा लोग बसते हैं। असल में क्या होता है ना, कश्मीर को हम बॉलीवुड के नज़रिए से देखते हैं कि ये धरती कश्मीर है, खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कश्मीर के आम वहाँ टेररिज्म रहा, वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन के कई केसेस हुए। कश्मीर को लेकिन जिस हीलिंग टच की ज़रूरत है वो अब तक नहीं हो पाया है। तो वो मेरा था। रही बात गमछे की जो आपने कही, इसका एक मैं यूनिवर्सिटी में जब जाता हूँ तो नॉर्मली पैंट शर्ट पहनता हूँ, लेकिन किसी ने कभी कह दिया अरे अब तुम पार्लियामेंट आ गए हो तो पजामा कुर्ता पहनना शुरू करो, या उससे पहले भी थोड़ा। एक दिन मैं किसी इसी तरह के स्टूडियो में गया था, गमछा, गर्मी बहुत थी, तो जो एंकर थी उन्होंने कहा कि गमछा मत हटाइए, ये फ्रेम अच्छा दे रहा है। तो जब मुझे लगा कि जब एक कैमरे में ये फ्रेम ठीक दे रहा होगा तो ये मेरी पहचान भी है, तो उस दिन से वो जो गमछा, अब तो दोस्त लोग बंगाल से भेज देते हैं, कहीं से भेज देते हैं, तो गमछों की अच्छी खासी मेरे पास स्टॉक रहता है। मनोज जी, पाकिस्तान का भी जिक्र आता है, एक इंसिडेंस है जब आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं और आपको रोक दिया जाता है, वो इंसिडेंट जाना चाहते मैं आपको बताऊं, बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के बारे में दिल खोल के बात करना, लेकिन हम सबको ये एहसास होना चाहिए। पता नहीं आप लोगों के टेक्स्ट बुक में था कि नहीं मोहन जी, आपके पानी और पुल एक कहानी थी महीप सिंह की। वो कहानी मेरे जहन से आज तक नहीं जाती है कि पार्टीशन ने कितना नुकसान किया, इधर का उधर का। और अब तो पार्टीशन घरों के अंदर हो रहा है, गलियों में, गाँव में हो रहा है। मैं जानना चाहता था, चूँकि जिस व्यक्ति के नाम पर वो मेमोरियल सेमिनार था उनका नाम अस्मा जहांगीर है, गुजर गई 2-3 वर्ष पूर्व। वो ह्यूमन राइट चैंपियन थी और पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के लिए ज़िंदगी भर लड़ती रही। जब मुझे उनके उस मेमोरियल में बुलाया गया तो मेरी इच्छा थी कि मैं वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान एंटर करूं। पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिला, नहीं जा पाया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि साउथ एशिया में अगर एक नज़ीर पेश करनी है जो हिंदुस्तान के हाथ में है, एक देश में अगर अल्पसंख्यक के साथ अन्याय होता है तो दूसरे देश में उसका रिवर्बरेशन होता है। और भारत बीइंग द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमें नज़ीर पेश करनी है। अगर हम अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन का एक मिसाल पेश करेंगे तो मजाल नहीं कि दूसरे देशों में माइनॉरिटीज़ के साथ यह अलग तरह का वायलेशन। सर, राज्यसभा में अक्सर पीएम मोदी से या अमित शाह से आपकी मुलाकात होती, कोई ऐसा भाषण जिसके बाद उन्होंने कहा हो कि बहुत अच्छा था, ये आपने घेर लिया? नहीं, व्यक्तिगत रहने दीजिए। कोविड वाले स्पीच में कई बीजेपी के साथी, कईयों की आंखें नम थी, और अब उन नम आंखों ने मुझसे क्या कहा ये मैं ना कहूँ तो बेहतर है। अच्छा, राज्यसभा का आपको राज्यसभा के दौरान, चूंकि बहुत जानकार लोगों के बीच आप बैठते उठते रहे हैं, कई लोग वहाँ से आपके सामने से रिटायर भी हुए, कोई ऐसा जो इंसिडेंट जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा इंसिडेंट था, या वो कथन जो जिसने कहा हो कि आपको लगे कि नहीं ये बेहतरीन था? ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए चुनना, लेकिन इतना कहूँगा, मैं आज तक पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, सरकार की आलोचना ही करता हूँ आमतौर पे। बिल्कुल, मुझे किसी ने होट नहीं किया। इसे मैं मेडल की तरह रखता हूँ और ईश्वर करे कि ऐसी ही परिस्थितियाँ बनी रहे जब तक मैं वहाँ हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में अगर हम संवाद नहीं कर पाते शालीन तरीके से तो बड़ा मुश्किल है। अब एक लाइटर नोट की बात सुना के ख़त्म करूँगा। एक दिन संभवतः प्रधानमंत्री जी भी थे और कई लोग थे, तो बड़े भाषण हो रहे थे, तो मैंने वसीम बरेलवी का शेर सुनाया और सीधा था वो। मैंने कहा वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। तो एक बड़े मंत्री जो अब भूतपूर्व हो गए हैं, उन्होंने ताली बजा दी। ताली बजाने के बाद उनको पीछे से कान में किसी ने कुछ कहा कि तूने ताली क्यों बजा दी इस पर। तो वो बाहर आए, बोला मरवाओगे क्या। ये नहीं, सदन से जुड़ा एक और घटना है, सदन से जुड़ी हुई घटना ये कि उसका जिक्र बिहार में भी होना चाहिए। माननीय पीयूष गोयल जी बिहार को लेकर कुछ कहते हैं कि देश को बिहार बना दोगे क्या। तब एक चेहरा जो जवाब देने के लिए खड़ा होता है और उसके बाद बिहार के लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। वो इंसिडेंस क्या था, आपको क्या लगा, आपके दिल में और दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? देखिए, मैं जिस दौर में दिल्ली में आया था ना, ये पूर्वाग्रह कईयों के अंदर था
बिहार और बिहारियों को लेकर के। आज कमी आई है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा ख़त्म हो गई है। निर्मला जी बहुत गौर से सुन रही थी मुझको, एप्रोप्रिएशन बिल पे मैं बोल रहा था, और मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ इतना था कि आप पूंजी को प्रश्रय दीजिए, लेकिन श्रम का भी ध्यान रखिए, श्रमिकों का भी ध्यान रखिए। इतना बेसिक आपने आर्ग्यूमेंट। उसमें एक आंकड़ा भी दिया, हाँ, 178 रुपए जो है, बिल्कुल $2 बिल्कुल से बिल्कुल। हमारे देश तो उस पर वो ये बोल गए, और इमीडिएट मुझको लगा, तो मैंने उनसे इसलिए कहा कि आपको जितनी बातें कहनी हो, टिप्पणी करनी हो, मुझ पे कर लीजिए, मेरे राज्य पे नहीं। और मैं मानता हूँ कि अगले दिन फिर प्रदर्शन वगैरह भी हुए, लेकिन कई मेंबर्स बीजेपी के भी, वो भी आहत थे। और ना सिर्फ बिहार के मेंबर्स, एवं तमिलनाडु के मेंबर्स, अलग अलग राज्यों को, क्योंकि ये इस तरह की ज़ुबान संघीय व्यवस्था और सहकारी संघवाद की ज़ुबान से मेल नहीं खाती है। और मैं समझता हूँ कि उसका पटाक्षेप हुआ। एक आखिरी मेरा सवाल, आपको तो पूरा देश सुनना चाहता है, लेकिन जब मनोज झा राज्यसभा के अंदर होते हैं तो वो किसे सुनना चाहते हैं? उन्हें किसे सुनना सबसे अच्छा लगता है कि अगर ये बोले तो हाँ सही है, एकदम सही फ्लो में जा रही हैं चीज़ें? बहुत लोग हैं, नाम ले लूंगा ठीक नहीं रहेगा, कोई एक- तो एक का नाम लूंगा दूसरे नाराज हो जाएंगे कि, लेकिन मैं एक बात बताऊं, हाँ, इतिहास में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है पार्लियामेंट्री डिबेट्स, क्योंकि उसमें डिक्लाइन हुआ। मैं जब पीछे जाके देखता हूँ कि लोहिया हों, हिरेन मुखर्जी हों, जवाहरलाल जी हों, अटल जी हों, भूपेश गुप्ता हों, पीलू मोदी हों, वो जो लेवल ऑफ इंगेजमेंट है, जैसे अब हमारे सदन में संभव नहीं है। लोहिया कह रहे थे स्वेतलाना जो स्टालिन की बेटी थी, उन्होंने एक इंडियन से शादी की थी, तो उनके कंजुगल रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने कहा कि उनको इंडिया में असाइलम दे दो। तो तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा, अरे आप तो बैचलर हो, आपको कंजुगल रिलेशन के बारे में क्या पता? वो कहते हैं, तारकेश्वरी जी आपने तो कभी मुझसे पूछा ही नहीं। ये एक जो ह्यूमर और विट का और आर्गुमेंट, जैसे हिरेन मुखर्जी का आर्गुमेंट, अब क्या हो रहा है ना, हम बहुत पार्टीजन हो गए हैं। पार्टीजन होते होते हमने शालीन डिबेट के दायरे को खो दिया है। तो अभी भी हैं, कई लोग हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, जब वो बोलते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, लेकिन वैसे लोग कमतर होते जा रहे हैं। चलिए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा, जिनसे हमने लगातार सवाल किए और हर सवाल का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर बिहार तक पर आने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहे और बिहार तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर नए गेस्ट के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।